कभी सोचा है क्या कोई एक इंसान सिर्फ अपनी कलम की ताकत से एक पूरे देश की पहचान बना सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके शब्दों ने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया। बस ये दो शब्द, सोचिए, सिर्फ दो लफ्ज, लेकिन ये दो लफ्ज एक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गए। एक ऐसा गीत जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में क्रांति की वो आग जला दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक गीत भारत की आत्मा की पुकार बन गया? चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस गीत को या इसकी ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके जहन से ये शब्द निकले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन थे वो जिन्होंने इतने शक्तिशाली शब्दों को कागज पर उतारा? वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य और राष्ट्रवाद दोनों का एक तरह से पर्याय बन गया। उनकी जिंदगी कई मायनों में बहुत असाधारण थी। 1838 में बंगाल में जन्मे बंकिम चंद्र 1858 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले 2 ग्रेजुएट्स में से एक बने। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और उसी साल उन्हें ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद भी मिल गया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है, एक तरह की डुअलिटी। एक तरफ वो दिन में ब्रिटिश राज के एक बड़े अफसर थे और दूसरी तरफ रात में अपनी कलम से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रख रहे थे। लेकिन बंकिम चंद्र की पहचान सिर्फ वंदे मातरम तक ही सीमित नहीं है। वो तो एक पूरी साहित्यिक क्रांति के जनक थे, एक ऐसे लेखक जिन्होंने बंगाली साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाली गद्य को एक नया आधुनिक रूप देने में उनके जबरदस्त योगदान के लिए उन्हें साहित्य सम्राट की उपाधि दी गई। इसका मतलब है साहित्य का शहंशाह। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था। उनकी कलम से एक के बाद एक मास्टरपीस निकले। दुर्गेशनंदिनी, जिसे बंगाल का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। और फिर जाहिर है आनंदमठ, वो ऐतिहासिक उपन्यास जिसने भारत को उसका सबसे ताकतवर गीत दिया, वंदे मातरम। तो अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध और हाँ, शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रचना पर, वंदे मातरम। चलिए देखते हैं कि कैसे ये गीत एकता का प्रतीक भी बना और बहस का मुद्दा भी। इस गीत का सफर अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, 1875 में इसे लिखा गया, 1882 में ये आनंदमठ उपन्यास का हिस्सा बना, 1905 आते आते ये बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा बन चुका था और आखिरकार 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। तो फिर विवाद क्यों हुआ? असल में वजह थी गीत के आगे के छंद। उनमें इस्तेमाल की गई धार्मिक कल्पना, जहां भारत माता को दुर्गा और लक्ष्मी जैसी हिंदू देवियों के रूप में दिखाया गया था। बस इसी बात पर कुछ समुदायों को ऐतराज था। तो इस मसले को सुलझाने के लिए हमारी संविधान सभा ने एक बहुत अहम फैसला लिया। 24 जनवरी 1950 को ये तय किया गया कि गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाएगा। ये वो छंद हैं जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं और किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ते। ये एक ऐसा समाधान था जिसने गीत की ऐतिहासिक भावना और देश की विविधता दोनों का सम्मान किया। लेकिन इन सब विवादों से परे अगर हम देखें तो बंकिम चंद्र की जो विरासत है वो आज भी उतनी ही मजबूत और प्रासंगिक है। उनका असर उनके समय से कहीं आगे तक जाता है। उन्हें सिर्फ एक लेखक के तौर पर याद नहीं किया जाता, बल्कि एक तरह से एक कल्चरल आर्किटेक्ट के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने ही भारत को भारत माता के रूप में एक चेहरा दिया, एक पहचान दी और अपनी लेखनी से स्वतंत्रता सेनानियों की न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया। बंकिम चंद्र की कहानी हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या एक लेखक की कलम सच में एक क्रांति की तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? अगर हम उनकी जिंदगी को देखें तो जवाब हाँ ही लगता है।